आज की वीडियो के अंदर मैं जर्मनी में रहने वाले तमाम बहन भाइयों को बताऊंगा कि अगर आप जो है ना बच्चे की पैदाइश के बाद एल्टर्नगेल्ड ले रहे हैं और साथ आप किंडरगेल्ड ले रहे हैं, यानी कि आप पेरेंटल अलाउंस ले रहे हैं और आप अपने बच्चे के चाइल्ड बेनिफिट्स ले रहे हैं, इसके बावजूद आपकी जो है ना मंथली इनकम इतनी कम बन रही है कि आपके घर का सर्किट नहीं चल पा रहा, आपके घर के एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो पा रहे। तो इसको कंपनसेट करने के लिए या अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आप क्या किंडरसुशलाग और वोनगेल्ड का सहारा ले सकते हैं या फिर आप जॉब सेंटर का सहारा ले सकते हैं। ये वाली जो वीडियो ना ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसके पहले पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स लेने चाहिए और आप कौन कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं, और दूसरे पार्ट के अंदर जो ना थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी जिसके अंदर मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो ना आप किंडरसुशलाग के लिए एलिजिबल होते हैं और किस तरीके से जो ना आप वोनगेल्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बच्चे की पैदाइश से पहले आपकी नेट इनकम यानी कि आपकी नेटो इनकम जो है ना वो 2000 यूरो थी। अब अगर बच्चे की पैदाइश के बाद आप खाली एल्टर्नगेल्ड ले रहे हैं जिसको बेसिक एल्टर्नगेल्ड कहते हैं, तो वो आपकी नेट इनकम 2000 यूरो का 65% अगर करें तो वो 1300 यूरो आनी है। तो वो प्लस आप किंडरगेल्ड लेना शुरू हो गए हैं जो कि 250 यूरो है, ये मिला के बनती है 1550 यूरो। आपकी 1550 यूरो इनकम जो आपके बच्चे की पैदाइश से पहले नेट इनकम 2000 यूरो आ रही थी उससे भी कम होगी। या फिर आप एल्टर्नगेल्ड की बजाय एल्टर्नगेल्ड प्लस ले रहे हैं, यानी कि साथ साथ आप काम भी कर रहे हैं पार्ट टाइम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक स्वीट स्पॉट आया था जिसके ऊपर आप जो ना मैक्सिमम इनकम ले सकते थे थोड़ा काम करके, वो था 1650 यूरो। 1650 यूरो वो और प्लस जो है ना 250 यूरो किंडरगेल्ड, वो अगर आप ऐड करें तो ये बनता है आपका 1900 यूरो। ये भी 2000 यूरो से कम है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि मेरा क्योंकि बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने की वजह से मुझे खर्चा मेरा ज़्यादा हो गया, तो मुझे 2000 यूरो से भी थोड़ी सी ज़्यादा इनकम चाहिए। तो उस चीज़ को मीट अप करने के लिए आप जो है ना इस वक्त किंडरसुशलाग अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है ना वोनगेल्ड अप्लाई कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप किंडरसुशलाग और वोनगेल्ड के अलावा जॉब सेंटर से कोई बेनिफिट ना लें, क्योंकि जॉब सेंटर के जो बेनिफिट्स होते हैं उनको सोशल बेनिफिट्स कहते हैं। वो जो ना आप स्टेट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और जब आप नेशनलिटी के लिए या फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो बेनिफिट्स जो आप जॉब सेंटर से ले रहे होते हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, क्योंकि आपकी नेशनलिटी के लिए या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप जो ना सेल्फ डिपेंडेंट हों, सेल्फ सफिशिएंट हों, अपनी इनकम जो ना खुद लेके चल रहे हो, आप स्टेट के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो। तो किंडरगेल्ड के साथ किंडरसुशलाग या वोनगेल्ड लेना इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो ना बेनिफिट्स ऐसे हैं जो लो इनकम वाली वर्किंग फैमिलीज को जो ना सपोर्ट करने के लिए होती हैं। मतलब ये कि किंडरसुशलाग और वोनगेल्ड उन फैमिलीज को दिया जाता है जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर वर्क कर रही होती हैं, लेकिन जो जॉब सेंटर के बेनिफिट्स हैं वो मोस्टली उन फैमिलीज को दिए जाते हैं जो बिल्कुल जो ना सिस्टम में काम नहीं कर रहे थे और स्टेट के ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है। अब जनाब आ जाए इस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस तरीके से किंडरसुशलाग और वोनगेल्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जो एल्टर्नगेल्ड है ना वो आपकी नेट इनकम जो आ रही होती है ना बच्चे की पैदाइश से पहले उसका 65% या 67% जो ना वो आपको मिलता है। अगर आपके बच्चे की पैदाइश से पहले आपकी नेट इनकम जो ना अगर 3000 यूरो या 3000 यूरो से ज़्यादा थी ना, फिर भी आपको जो मैक्सिमम एल्टर्नगेल्ड मिल रही है ना वो 1800 यूरो महीना मिल रही है। तो उस हिसाब से आप देख लें कि उस तक पहुंचने के लिए आपको जो ना कितनी सारी अमाउंट चाहिए होती है। तो इसलिए किंडरसुशलाग और वोनगेल्ड का सहारा आप ले सकते हैं। किंडरसुशलाग आपको तब मिलती है जब आप जो ना ऑलरेडी किंडरगेल्ड ले रहे हो, और किंडरगेल्ड लेने के बाद या वोनगेल्ड लेने के बाद भी आपकी जो ना एक्सपेंसेस आपके घर का खर्चा ना उठा रहे हो, तो फिर उस वक्त जो ना आप किंडरसुशलाग का भी सहारा ले सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो है ना मिनिमम जो ब्रोटो आ रही है ना, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं और एक बच्चे के साथ रह रहे हैं तो मिनिमम जो आपकी ब्रोटो है ना वो 600 यूरो पर मंथ आ रही हो। या फिर अगर आप हस्बैंड और वाइफ है ना, तो यानी कि मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और एक बच्चे के साथ रह रहे हैं, तो फिर आपकी जो मिनिमम इनकम है ना, जो महीने की ब्रोटो आपकी आ रही है आपके टैक्स समेत, वो 900 यूरो पर मंथ हो, तो आप अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरीके से जो ना सिंगल पेरेंट अगर 2 बच्चों के साथ रह रहा है तो उसकी जो ना महीने की इनकम मिनिमम से मिनिमम इतनी होनी चाहिए, फिर वो अप्लाई करने का एलिजिबल है। उसके बाद अगर एक कपल जो ना 2 बच्चों के साथ रह रहा है तो उसकी मिनिमम इनकम इतनी होनी चाहिए। और इसके बाद ना मैक्सिमम ब्रोटो की भी लिमिट है, लेकिन वो वेरी करती है। वो वेरी इसलिए करती है कि वो डिपेंड करती है आपके जो ना हाउसिंग कॉस्ट के ऊपर और आपकी फैमिली नीड के ऊपर, कि आपकी फैमिली को ज़रूरत कितनी है, महीने में कितने जो ना एक्सपेंसेस से आपका गुजारा होगा। तो इसलिए ये हर फैमिली के लिए ना ये डिफरेंट होती है। तो इसकी बुनियाद पर सिर्फ आप इसी चीज़ को कंसिडर करें कि ये मिनिमम लिमिट्स हैं और साथ ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास जो है ना कितने बच्चे हैं और जो है ना किस तरीके से आप रह रहे हैं, तो आप अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। और आप साथ जो ना पहले किंडरगेल्ड ले रहे हो, उसके बाद आपकी
ये इनकम हो तो उसके साथ जो है ना आप अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। असल जो है ना किंडर सुशलाग अप्लाई करने के लिए जो है ना सही टेबल यही है, इसी की बुनियाद पे जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिमम जो है ना आपकी ब्रोटो होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी सी डिटेल मुझसे चाहें तो डिटेल में आपको बता देता हूँ। इसमें आप देखें कि अगर आप सिंगल पेरेंट हैं और एक बच्चे के साथ आप रह रहे हैं तो आपका महीने का रेंट जो है ना तकरीबन 600 यूरो हो। रेंट से मुराद ये है कि आपका सिर्फ वो काल्ट मीटे हो, उसमें जो ना आपकी हीटिंग कास्ट और जो है ना आपकी उसके बाद जो है ना बिजली की कॉस्ट शामिल ना हो। 600 यूरो आपका जो है ना ये काल्ट मीटे हो, जिसमें आपकी जो है ना वो अपना वाटर कंजप्शन की कॉस्ट, आपके जो है ना कूड़े करकट जो आपका मूल्य होता है उसकी कॉस्ट शामिल हो, आपकी जो है ना बिल्डिंग की इंश्योरेंस शामिल हो, ये काल्ट मीटे होता है। तो रेंट आपका इतना हो, उसके बाद आपकी जो मैक्सिमम ग्रॉस इनकम है ना महीने की, जो मैक्सिमम आपकी जो है ना आपकी ब्रोटो आ रही है वो आपकी 2000 यूरो से लेके 2200 यूरो तक हो। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मिनिमम जो है ना ये लिमिट है, मिनिमम अप्लाई करने की ये लिमिट है। अगर मैक्सिमम की तरफ आप जाते हैं तो मैक्सिमम इसकी जो ना यहाँ तक भी लिमिट है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, किस इलाके में रह रहे हैं। तो लिहाजा ये आप इस टेबल को भी पढ़ लें, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसी टेबल पे रहें, अप्लाई करने के लिए यही एलिजिबल है, ठीक है। और इस टेबल को भी आप एक बार तसल्ली से सारे को पढ़ लें, ये भी आपको जो है ना कुछ आइडिया दे देगा अप्लाई करने के लिए। ये जो मैंने टेबल आपको दिखाए हैं ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको दिखाया है, एक रफ एस्टिमेट है कि किस तरीके से जो ना आप एलिजिबल होते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो इसका सही तरीकाकार ये है कि आप बुंदेसएगेंटुर फॉर आर्बाइट की इस वेबसाइट पर जाएँ जो इस वक्त स्क्रीन पर खुली हुई है। आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने यहाँ से अप्लाई करना है, किंडर सुशलाग बेअंतरागन। ये उन्होंने लिखा हुआ जी किंडर सुशलाग के लिए एलिजिबिलिटी क्या जी, आपका बच्चा ऑलरेडी किंडरगार्टन ले रहा हो, उसके बाद आपकी महीने की जो आपकी ब्रोटो है ना वो एक ख़ास लिमिट तक हो। वो लिमिट्स मैंने आपको बता दी हुई हैं उस टेबल्स के अंदर। उसके बाद जो है ना आपके बच्चे की उम्र 25 साल से कम हो और आपके ही घर में आपके साथ रह रहा हो, और उसके अलावा ये कि आपका बच्चा सिंगल हो, अभी वो मैरिड ना हो। तो ये जनाब इनका है इस वेबसाइट के ऊपर एक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है किस तरीके से जो ना आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप शुरू करेंगे किड्स लॉस्ट स्टार्टन पे क्लिक किया, यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको बोल बोल के ये बताई जाएगी बीबी। उसके बाद जो है ना आपने इसको फॉलो करते जाना है। इससे आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके जो ना घर में कितने बच्चे रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा रह रहा है। उसके बाद जो एक बच्चा रह रहा है उनमें से कितने बच्चे किंडरगार्टन ले रहे हैं, वही एक बच्चा किंडरगार्टन भी ले रहा है। उसके बाद आपने वाइटा किया। फिर वो पूछ रहा है कि जो आपके घर में जो ना बच्चे रह रहे हैं उनकी उम्र कितनी कितनी है। तो आप लिखते हैं जी 1 साल उम्र है, अगर जो है ना आपका पहला बच्चा है और जो है ना आप जस्ट अप्लाई किया हुआ है किंडरगार्टन के लिए या किंडरगार्टन आप ले रहे हैं, 1 साल उस बच्चे की उम्र है। आगे आपने नेक्स्ट किया। उसके बाद फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी, उसको सुन के आपने आगे जो है ना उस पर रिएक्ट करना है। फिर वो पूछ रहे हैं कि आप जो है ना ग्रुंडसिचरुंग, आप जो है ना कोई स्टेट से बेनिफिट ले रहे हैं बुर्गागेल्ड की शक्ल में, या आपको मैंने बताया कि जॉब सेंटर से अगर आप बेनिफिट्स ले रहे हैं तो फिर आपको किंडर सुशलाग नहीं मिलेगी, आपको एक टाइम पे एक ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बुर्गागेल्ड ले रहे हैं यानी कि आप जो है ना सोशल बेनिफिट्स ले रहे हैं जॉब सेंटर से, तो फिर आपने इसको यस करना है। फिर आप जो है ना इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि एक टाइम पे एक ही बेनिफिट्स ले सकते हैं, या जॉब सेंटर से ले लो या फिर आप जो है ना बुंदेसएगेंटुर फॉर आर्बाइट की तरफ से ले लो। तो आप नहीं ले रहे तो इसको आपने ऐसे कर देना है। आप उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद आप क्लिक करें वाइटा। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो है ना आपका कोई स्पाउस है, आपका कोई पार्टनर है या फिर सिंगल हैं आप। अगर तो आपका जो ना अगर कोई पार्टनर है तो आप इस पर क्लिक कर दें, या आपका स्पाउस है यानी कि आप शादीशुदा हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इसको ऐसे रहने दें। अगर आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, तो आप जो ना इसको टिक करें। उसके बाद जो ना वो पूछ रहा है कि आपके घर की मंथली इनकम कितनी आ रही है। ब्रूटो आपकी मिसाल के तौर पे 2500 यूरो थी, और जो है ना नेटो आपकी जो ना 2000 यूरो थी, और इसके अलावा कोई इनकम आ रही है। उन्होंने बताया हुआ कि यहाँ पे अगर आप किंडरगार्टन ले रहे हैं तो वो भी इस इनकम में शामिल नहीं है। अगर आप वोनगार्टन ले रहे हैं तो वो भी इस इनकम में शामिल नहीं है। अगर आपकी मिसेस हाउसवाइफ है और वो जॉबियन नहीं थी तो वो सिर्फ 300 यूरो महीना एल्टरनगल ले रही हैं, तो वो भी उन्होंने कहा कि आपने जो ना इसमें शामिल नहीं करनी, वो भी आपकी मंथली इनकम नहीं है। मंथली इनकम सिर्फ आपकी वही होगी जो आपका स्पाउस काम करता है, और उनकी जो इनकम थी वही मंथली इनकम है। या फिर जो ना अगर आपका स्पाउस जॉबलेस है तो वो इनकम होगी। अगर आपका स्पाउस एल्टरनगल ले रहा है
तो वो आजकल काम नहीं कर रहा, तो वो इनकम आपकी होगी। अगर आप क्रांकगेल्ड ले रहे हैं, उसके बाद उंटरहाल्सलाइस्टुंग ले रहे हैं स्टेट से, उसके बाद अगर रेंटन ले रहे हैं, सोशलversicherung ले रहे हैं, ये इनकम अगर ले रहे हैं तो आपने जो ना इस इनकम को शामिल करना है उसके अंदर, तो वो आपने यहाँ लिखनी है। अगर फ़र्ज़ करें जी आपके स्पाउस की इनकम ब्रोटो इतनी थी, नेटो इतनी थी, उसके बाद कोई इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है आपकी साइड इनकम, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो पूछ रहा है कि ये तो एक बंदे की थी, दूसरा आप जो आपका पार्टनर है वो कितनी ले रहा है। अगर आपका पार्टनर हाउसवाइफ है, वो सिर्फ 300 यूरो महीने की जो ना वो इनकम ले रहा है, तो वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आप जो ना 0 ही लिख दें। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जो आपका बच्चा है वो क्या इनकम ले रहा है, क्योंकि 25 साल तक आपका बच्चा किंडरगार्टन ले सकता है। तो अगर बच्चे की उम्र जो ना 18 साल 19 साल होगी, तो वो भी अगर कोई अर्न कर रहा है तो उसके बारे में भी आप लिखते हैं। लेकिन आपके बच्चे की उम्र अभी 1 साल है, अभी वो कुछ भी नहीं कमा रहा, तो यहाँ पे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, इसको 0 लिखा रहने दें। अगर वाइटा करें। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप वोन गर्ल ले रहे कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप किंडर सोशलाक के लिए अप्लाई करते हैं तो बीच में ये वाला क्वेश्चन आता है कि आप वोन गर्ल ले रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो ना पहले वोन गर्ल ले लें, उसके बाद आप देखेंगे ये तीनों चीजें मिलने के बाद भी अगर हमारे घर के एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो रहे, फिर आप जो ना किंडर सोशलाक के लिए अप्लाई करें। ये एक अच्छा तरीकाकार होगा किंडर सोशलाक को अप्लाई करने के लिए। हो सकता है कि आपको जो ना फैमिलियन कासे वाले भी ये बात कहें कि आप जो ना पहले वोन गर्ल अप्लाई करें, उसके बाद आप देखें कि आपको जो ना किंडर सोशलाक की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो ना आपने अपना सोच समझ के टिक करना है। चलें जी, आप जो है ना यहाँ पे कहें कि हम वोन गर्ल नहीं ले रहे फिलहाल, तो आप इसको करें जी वाइटा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपके घर का काल्ट मीटर क्या है महीने का। उसमें बिजली भी शामिल नहीं है, उसमें जो ना गराज भी शामिल नहीं है, स्टेल प्लाट्स भी शामिल नहीं है। चलें जी, आप कह रहे हैं कि मेरे घर का जो रेंट है ना, जो कि काल्ट मीटर है, वो 900 यूरो है। वाइटा करें। उसके बाद इसने टिक कर दिया कि आप जो ना किंडर सोशलाक के लिए एलिजिबल हैं। आप इससे वाइटा करेंगे। वाइटा करने के बाद ये आ गई जी इन्फॉर्मेशन। इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ आपके लिए। ये उन्होंने लिखा हुआ योर एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड अलाउंस वुड प्रोबेबली हैव अ चांस ऑफ सक्सेस। इसमें इन्होंने बताया कि जिस तरह की आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसकी बुनियाद पे अगर आप किंडर सोशलाक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। ये इन्होंने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उसके बाद जब आपको यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो आपने इस ऑप्शन से जाके अपनी जो ना किंडर सोशलाक की एप्लीकेशन लॉन्च कर देनी है। ये था सारा प्रोसेस किंडर सोशलाक को जो ना चेक करने के लिए कि आप एलिजिबल इसके लिए हैं कि नहीं। और साथ मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे जो ना ऑनलाइन अप्लाई करने की भी ऑप्शन मौजूद है। अब मैं आपको बताऊं कि आप एल्टर्नगेल्ड ले रहे हैं या फिर इन जनरल एल्टर्नगेल्ड के बगैर भी आपके घर की इनकम इतनी कम है कि आपका जो है ना एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो पा रहे, उस केस में भी अगर आपने वोन गर्ल के लिए अप्लाई करना है या आपने एल्टर्नगेल्ड और किंडर सोशलाक के बावजूद आपने वोन गर्ल के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। उसके लिए भी आप स्क्रीन के ऊपर आए हैं, मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। ये जनाब वोन गर्ल का रैशनर है। इसके जरिए आप चेक कर लेते हैं कि आप जो ना वोन गर्ल के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। वोन गर्ल भी उन फैमिलीज़ को मिलती है जो फैमिलीज सिस्टम में काम कर रही होती है लेकिन इनकम उनकी लो होती है, उनके एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, जिसको जो ना फुलफ़िल करने के लिए आपको स्टेट जो है ना आपके किराए के माध्यम में हेल्प कर देती है कि चलो जी आप थोड़ा सा किराया आपको दे दें तो उससे आपके घर का जो ना सर्कट चल दे। यहाँ पे जाके आपने सारी डिटेल देनी है। वो पूछ रहा है कि आपका महीने का जो ना आपका काल्ट मीटर कितना है, आपने ब्रूटो लिखना है यहाँ पे। आपका काल्ट मीटर मिसाल के तौर पे जी 1000 यूरो है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आप किस इलाके में रहते हैं, आपने यहाँ पर पोस्टल कोड देना है। जैसे ही आप यहाँ पर पोस्टल कोड देंगे तो यहाँ पर मीटन स्टूफे जो ना बदल जाएगा। मीटन स्टूफे का मतलब ये कि आपके रेंटिंग का लेवल, हर इलाके का अपना अपना जो है ना रेंट का लेवल है। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करेंगे पोस्टल कोड की, तो यहाँ पर जो है ना रेंटिंग का लेवल बदल जाएगा। ये 1 से लेके जो ना 7 तक है। एक जो है ना स्टूफे आइंस यानी कि लेवल 1, ये उस इलाके का रेंटिंग लेवल है जिसमें जो ना इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है, यहाँ पर मकान सस्ते मिल जाते हैं। और स्टूफे 7 ये उस इलाके का है जहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा हाई है। वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पहले यहाँ से बता दूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जो ना एक पोस्टल कोड देता हूँ, तो वहाँ से देखना अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंट्री चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 37075, एंटर किया। उसके बाद मैं दोबारा देखा जहाँ पे जाके, तो देखें ये इसका स्टूफे फिया इन्होंने बताया कि यानी कि लेवल 4 है। अगर मैं इसको चेंज करूँ ऐसे 37269, उसके बाद मैं एंटर करूँ तो ये अब देखते हैं अब क्या लेवल, अब लिखा रहा है स्टूफे आइंस। इसके बाद आपने डिटेल देनी है कि कितने फैमिली मेम्बर आप जो ना घर में रह रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें हस्बैंड वाइफ और जो ना एक बच्चा है तो आप यहाँ पर 3 लिख दें। अगर सिंगल जो ना एक पेरेंट है और एक बच्चा है तो आप यहाँ पर 2 लिख दें। उसके बाद जो ना आपने सारी डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पे एंटर करना है।
तो टोटल आपका जो ना वोन गिल्ड की एस्टिमेटेड अमाउंट बन के आ जाएगी कि इतनी आपको वोन गिल्ड मिलेगी। ये जनाब अब मैं आपको बताऊं इस मिटन स्टूफे के बारे में, इसका क्या मतलब है। इसके लिए आप जो है ना इस टेबल को देखें। ये हैं लिमिट्स आपकी जो ना वोन गिल्ड अप्लाई करने के लिए कि आपके महीने की ग्रॉस यानी कि ब्रूटो इनकम कितनी होनी चाहिए। ये मिट स्टूफे आइंस है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। ये वो इलाका है यहाँ पे आपके घर का रेंट कम होता है। ये वो इलाका है यहाँ पे आपके घर का रेंट ज़्यादा होता है। मिडस्टोफे आइंस की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये है जी गोरलिट्स, ये एक इलाका है। उसके बाद पलावन एक इलाका है। ये वो इलाके हैं मिडस्टोफे आइंस में यहाँ पे रेंट कम होता है। मिडस्टोफे फियर, ये है जी बर्लिन, उसके बाद पोट्सडाम। ये वो इलाके हैं यहाँ पे जो है ना आपका रेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इसके। उसके बाद है जी मिडस्टोफे जीबन, उसमें शामिल है जी मुंशन यानी कि म्यूनख और फ्रैंकफर्ट। इसमें आपके घरों का रेंट जो ना बहुत ही ज़्यादा होता है। ये जैसे आप जो ना वोन गिल्ड ट्रेडिशनल में पोस्टल कोड लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो ना वहाँ पर लेवल बदल जाता है। तो उस हिसाब से जो ना ये सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन होकर आती है। ये मैंने आपको बताया कि वोन गिल्ड हर वो बंदा ले सकता है जिसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, जिसके घर का रेंट नहीं पूरा हो रहा। वो चाहे जॉबियन है, चाहे वो सिंगल बंदा रह रहा है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो बच्चों के साथ रह रहा है, हर बंदा इसके लिए एलिजिबल है जिसके एक्सपेंस नहीं पूरे हो पा रहे। तो इसीलिए यहाँ पे देखें यानी कि अगर एक फैमिली मेंबर घर में रह रहा है, आपका इलाका रेंटिंग लेवल 1 में आता है, तो आपकी महीने की जो ब्रूटो इनकम है ना, जिसको ग्रॉस इनकम कहते हैं, जिसके अंदर टैक्सेस अभी शामिल होते हैं, नेटो में टैक्सेस निकले होते हैं, जो आपके अकाउंट में आती है उसको नेटो कहते हैं। ब्रूटो वो होती है जिसमें टैक्सेस वगैरह शामिल होते हैं, मुकम्मल इनकम। तो वो उन्होंने कहा आपकी महीने की इतनी होनी चाहिए, 2062 यूरो। तो फिर आप जो ना वोन गिल्ड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 2 फैमिली मेंबर हैं और फिर महीने की आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए। अगर आप 3 फैमिली मेंबर हैं और आप जो है ना रेंटिंग लेवल 1 में रहते हैं, तो फिर आपकी महीने की ग्रॉस इनकम इतनी होनी चाहिए। अगर आप 3 मेंबर हैं और आप जो ना इस इलाके में रहते हैं मिडस्टोफे 2 में, फिर आपकी महीने की इनकम इतनी होनी चाहिए। अगर आप 3 मेंबर हैं घर के और आप इस इलाके में रहते हैं मिडस्टोफे 3 के अंदर, फिर आपकी महीने की ग्रॉस इनकम इतनी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप जो ना फैमिली के 3 मेंबर हैं और जो है ना आप इस इलाके में रहते हैं, लाइक बर्लिन हो गया, लाइक पोट्सडाम हो गया, फिर आपकी महीने की इतनी इनकम होनी चाहिए, ग्रॉस इनकम यानी कि ब्रूटो। अगर आप इस इलाके में रहते हैं तो इतनी इनकम होनी चाहिए। और अगर आप इस तरीके से रेंटिंग लेवल 7 में रहते हैं तो आपकी महीने की इनकम इतनी होनी चाहिए। ये इधर से फैमिली मेंबर लिखे होते हैं कि कितने कितने फैमिली मेंबर हों तो कितनी आपकी जो ना ब्रूटो होनी चाहिए। इधर आपको जो ना रेंटिंग लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये जनाब एक एस्टीमेट है जिसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप वोन गिल्ड के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। वो मैंने आपको बताया कि इसको भी आपने वोन गिल्ड रैशनर से जाके कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपने अपने इलाके के वोन गिल्ड स्टेले में अप्लाई करना है, या आपने रात हाउस में, या फिर आपने बुर्गा आमद के अंदर, तो उससे जो है ना आपको वोन गिल्ड मिलनी शुरू हो जाती है। ये जनाब सारा तरीकाकार है जिसके जरिए मैंने आपको बता दिया कि आप किंडर सोशल के लिए कैसे एलिजिबल होते हैं, आप वोन गिल्ड के लिए कैसे एलिजिबल होते हैं। आपको मैंने सैलरीज की लिमिट्स भी बता दी हैं, आपको मैंने किराए की लिमिट्स भी बता दी हैं। मेरा ख्याल है आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप जो है ना आराम से अप्लाई कर सकते हैं, या आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है ना मैं वोन गिल्ड के लिए एलिजिबल हूँ या मैं जो ना किंडर सोशल के लिए एलिजिबल हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिए।